लास्ट टाइम हमने जो लास्ट पार्ट मतलब जो हमने करा था उसमें हमने लॉ ऑफ डीएमयू वाला क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 60, जो सेट कौन से वाले में था, ए में। और ये जो 60 क्वेश्चन हम कर रहे थे इसमें से लगभग हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उनमें, मतलब थोड़ा डिस्कशन करना है इसलिए छोड़ रखे हैं अभी। ठीक है, तो अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी हम ये लॉ ऑफ डीएमयू वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में ऐसा था कि लॉ ऑफ डीएमयू में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ डीएमयू बता रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू। तो एक आपका ग्राफ अगर आप देखोगे तो ऐसे आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। एक आपका इस तरफ से आ रहा है, और एक आपका ऐसे ऐसे बना रखा है उन्होंने यहाँ पे। जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो क्या कहता है कि जैसे जैसे आपकी सेटिस्फैक्शन, सॉरी, जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता है कमोडिटी का, मतलब जितना कमोडिटी को यूज करते हैं आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती रहती है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ये वाला जाएगा। तो ये लॉ ऑफ डीएमयू होना था। ज्यादा बेटर होता है कि एमयू क्योंकि नेगेटिव पे जाता है, तो ये ऐसे होना चाहिए। बट ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी यूटिलिटी है, ये वाला तब बनता है जब यूटिलिटी हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट है ना। और ये इंक्रीजिंग रेट वाला हो गया, ये भी नहीं। और ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा ये वाला बनना चाहिए था ऐसे। बट क्योंकि ये वाला डाउनलोड आ ही रहा है, अब ये नेगेटिव नहीं दिखाया उन्होंने भले ही, तो बट ये वाला सही मानना पड़ेगा आपको, यानी कि 60 का ए। 60 का ए, मतलब आपको 60 का सेट ए के हिसाब से है ना ये। वैसे आपको ये याद रखना है कि लॉ ऑफ डीएमयू का आंसर ए था। ठीक है। अब आते हैं 61 में। 61 सेट ए के हिसाब से। लेकिन मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप अपने सेट में उसे ढूंढ लेना। इसमें लिखा है ऐसा कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है जहां पे राइट पर्सन को राइट जॉब दी जाती है, तो ये स्टाफिंग है। राइट पर्सन को राइट जॉब देने वाला होना था स्टाफिंग। उसके बाद 62 में ये लिखा हुआ है कि क्लोजअप एंड कोलगेट जो है कौन से कंपटीशन में है। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होता है। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, तो वहां तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन तो है, लेकिन प्रोडक्ट सेम है। और ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और बेचने वाले कम होते हैं। इस कारणवश यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये प्रोडक्ट जहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो मोनोपोलिस्टिक में होता है। किसमें होता है? मोनोपोलिस्टिक। तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का जो आंसर था वो आपका होना चाहिए था मोनोपोलिस्टिक। मतलब इसका क्लोजअप एंड कोलगेट जो इंडस्ट्री है वो मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि इसी में होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। याद रहेगा डबराल जी? हाँ, बोलियो बोलियो, क्यों कह रहे थे डबराल भाई? ना वो कोई दूसरा नंबर तो सही है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा इंटरनल, ये थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगा होगा, कि इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्या बोला मैंने? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस को नहीं इनमें से नहीं मानते। एक बार बताता हूं मैं आपको। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इनमें से, अरे सुन लो जरा, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इसमें से किसे नहीं मानते, सुन लो। जैसे एक ऑप्शन था इसमें, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्या था? ये सी पार्ट था, क्या था ये? पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, सी पार्ट था ये। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस किसे नहीं मानते का सी पार्ट क्या था? री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसे रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। क्योंकि रिटेन अर्निंग का ही पार्ट लगाते हैं। रिटेन अर्निंग इंटरनल सोर्स है, पता है आपको? क्योंकि आपके पास पैसा पहले से था, आपने उसे डिविडेंड के तौर पे ना बांट के खुद के अपने पास रख लिया। समझे नहीं? इसका आप कभी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग पढ़ोगे ना, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग शेयर होल्डर आपसे डिविडेंड ही मांगते हैं उसके अगेंस्ट बाद में। क्योंकि आपने वो पैसा बांटा नहीं एज अ डिविडेंड, आपने उसे अपने पास ही रख लिया। तो आपने कहीं ना कहीं इंटरनल सोर्स जनरेट करा है। तो ये तो इंटरनल सोर्स था। नहीं समझ में आया? ये मत कर देना इसका ऑल ऑफ द अबव, जैसे डबल भाई ने रट रखा है बोथ वाला, बोथ ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द, एक नई ट्रिक। डबल भाई, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं कर दिया आपने? तो सी तो इसका आंसर था या नहीं था? नहीं था, क्योंकि सी तो इंटरनल सोर्स है। वो क्या पूछ रहा है? इंटरनल सोर्स नहीं है। अब सवाल उठता है शेयर कैपिटल है ये पार्ट में, शेयर कैपिटल। तो कई बार क्या होता है, अगर आपने सुना हो
जब हमारे पास ऑलरेडी शेयर होल्डर होते हैं, तो आपने सुना होगा कि हम पैसे, जब मार्केट से हम उठाना चाहते हैं पैसे, तो कई बार हम अपने शेयर होल्डर को ही डिस्काउंट में शेयर्स दे देते हैं। अरे कभी कभी हम अपने शेयर होल्डर को डिस्काउंट में पैसा दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं, और उसे राइट इशू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट इशू। तो वो भी हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देते हैं, अपने ही लोगों को पहले ऑफर करते हैं। तो बाहर हम एक फ्रेश ऑफर ना निकाल के अपने ही लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो शेयर कैपिटल राइट इशू के केस में तो इंटरनल सोर्स बन सकती है। नहीं आया समझ में? यानी ए पार्ट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पूछ रहा है इंटरनल सोर्स कौन सा नहीं है। ये कभी कभी क्या बन जाएगा, जब नया ऑफर नहीं निकलेगा ना, वहां तो आप ओनर, यार शेयर होल्डर ऐसे ओनर ही होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ आप इनसे पैसा उठा रहे हो, एज अ राइट इश्यू भी उठाते हो, तो आप अपने ही लोगों से उठा लेते हो। हाँ, किसी किसी में कहीं नई लोग आते हैं, लेकिन होते तो ओनर ही हैं। शेयर कैपिटल में ओनर तो होते ही हैं डबल ज्यादातर, भले वो, हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। तो सुन ले मेरी बात, शेयर कैपिटल भी इंटरनल सोर्स है और रिटेन अर्निंग भी। लेकिन जो बी पार्ट लिखा था ना, इस पे आपको समझना पड़ेगा। यहां लिखा था फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रीज, फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। यानी यहाँ पे तो आप पैसा फाइनेंस ले रहे हो ना, और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हो, किसी संस्था से उठा रहे हो आप पैसा। तो ये इंटरनल सोर्स नहीं था। इसका मतलब इसका आंसर था 63 है ये सेट ए के हिसाब से, इसका आंसर बी होना था, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रीज। भाई आपने क्या करा था पेपर में? कुसुम जी आपका क्या था पेपर में? बंदना जी आपका क्या था पेपर में? बी। सर बी था। अच्छा। अब आता है 64। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें लिखा हुआ है वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी जो होती है, वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे सीजन होता है, ऑफ सीजन होता है, अब सही समय पे सामान मिलना चाहिए, जरूरत के समय पे सामान मिलना चाहिए, तो वेयर हाउस और स्टोरेज हमेशा टाइम यूटिलिटी बना के रखता है। ये समझ में आया रीजन? दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्लेस यूटिलिटी बनाता है, यानी जगह चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आज सामान आपका हिमाचल में है और आपको ऋषिकेश सामान चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपकी प्लेस यूटिलिटी करेगी, यानी प्लेस चेंज करवाएगी और सही समय पे सही जगह पे पहुंचाएगी। कारपेंटर की जो सर्विस है वो फॉर्म यूटिलिटी होती है, बिल्कुल सही। आप जैसे लकड़ी काटोगे और फिर फर्नीचर बनाओगे, नहीं समझे? लकड़ी काट के फर्नीचर बनाओगे तो फॉर्म चेंज होगी। क्या बोला? फॉर्म चेंज होगी, तो फॉर्म यूटिलिटी आएगी आपके यहाँ पे। नहीं आया समझ में? तो ये कहीं ना कहीं ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट है। यानी वेयर हाउसिंग स्टोरेज से टाइम यूटिलिटी बनी रहती है, ट्रांसपोर्ट से प्लेस यूटिलिटी बनी रहती है, कारपेंटर की सर्विसेज से फॉर्म यूटिलिटी बनी रहती है। तो जी 64 जो सेट ए के हिसाब से है, इसका ऑल ऑफ द अबव है। और अगर आपके में कहीं क्वेश्चन ऊपर नीचे है, तो इस क्वेश्चन का सी पार्ट आंसर है। हाँ या ना? नेक्स्ट। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो जल्दी से जॉब ना छोड़े, तो हम उसे बोलते हैं कि भैया हम तुझे कंपनी के ही शेयर्स देंगे और सस्ते प्राइस में देंगे, लेकिन तुझे मिनिमम 3 साल काम करना है या मिनिमम 2 साल काम करना है। हम उसे एक लॉक इन पीरियड तय कर देते हैं। इससे क्या लालच रहता है उसको कि वो काम भी करता रहता है, ताकि उसे शेयर्स भी मिल जाए कंपनी के। और कंपनी क्योंकि बहुत सही है, तो मार्केट में उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसे अच्छा लगेगा कि यार मैं शेयर बाद में बेच दूंगा। तो कहीं ना कहीं हम इसीलिए ई शॉप देते हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ई शॉप के लिए कि ये हेल्पफुल होता है एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, बिल्कुल सही। उनको क्या करते हैं हम, रखते हैं अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम चाहते हैं कि वो इन्हें लालच दे, ई शॉप वाला। और दूसरा लिखा हुआ है एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो शेयर्स खरीदे कंपनी के। तो दोनों सही। इसमें बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट था, सी है इसका आंसर। ई शॉप वाले का क्वेश्चन का आंसर सी था। ये सही था कुसुम जी? हाँ जी भैया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आता है 66, सेट ए के हिसाब से। वैसे क्वेश्चन ये है कि एआई चैटबॉट वाज लॉन्च्ड बाय सेबी फॉर इन्वेस्टर्स, विच एआई चैटबॉट वाज लॉन्च्ड बाय सेबी फॉर इन्वेस्टर्स? सेवा। इसका आंसर सेवा है, सेवा। एक क्वेश्चन है जो बच्चों को थोड़ा सा फिर से कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन था कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, क्या बोला मैंने? जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है
प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है इन किन प्रोडक्ट में लॉन्गेस्ट है, इन किन प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल लॉन्गेस्ट है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पता है कैसे बोल रहा हूँ? जैसे प्रोडक्ट जब इनिशियल स्टेज में होता है तो फिर उसे लास्ट तक एक मेच्योरिटी स्टेज में जाना होता है। मेच्योरिटी स्टेज में होता है जब पूरा मार्केट उनका बन जाता है और स्टेब्लिश हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन से लेके और आपका मेच्योरिटी स्टेज तक गया, हो सकता है किसी प्रोडक्ट का फिर डाउनफॉल है। तो उसका कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि नया नया प्रोडक्ट आया, इंट्रोड्यूस हुआ, मार्केट बनाने में थोड़ा समय लगता है। लॉन्गेस्ट लाइफ साइकिल अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो एप्सोडेंट लिखा आ रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो शायद अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो भैया तुक्के वालों का सही हुआ है, जैसे डबराल भाई के पेप्सोडेंट लिखा हुआ है। सही क्यों हुआ आपका? मैंने सोचा उसके बारे में, मैंने बोला इनका तो लाइफ बॉय ऐसा कि मैंने घर में रख जाता हूँ साबुन अरे यार, यार। डबराल भाई कह रहे हैं कि मैंने इसको ऐसे सोचा कि एक्सपायरी किसकी होती है सबसे ज्यादा। आगे दिख जाता है ना, ना। यही तो। कब कितनी जल्दी यूज होता हाँ, कौन कितनी जल्दी यूज होता है। है, मैंने वही अब देखा। वो क्या बनाना चाह रहा था एग्जामिनर, जैसे डबराल भाई का बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि हाजमोला तो यूज करनी है खत्म हो जाएगी, और फेयर एंड लवली क्रीम भी यूज करिए और खत्म। थोड़ा अगर उसका पाउच वाउच वाला ले लिया, और लाइफ बॉय भी यूज हो गया जल्दी। पेप्सोडेंट थोड़ा सा उसके पैकेजेस थोड़ा बड़े होते हैं, कई बार बड़े साइज में टूथपेस्ट होता है, इस तरीके से सोचा होगा तुमने। क्वेश्चन में फिर तेरे अकॉर्डिंग सोचने पे सही हो गया देख। तो तेरा सोचने का अलग है कि कौन ज्यादा लंबा समय तक चलेगा। यही तो सोचा तूने, यही तो सोचा, उस हिसाब से सही है। पर एक लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का भी सर्च करना। तो ऐसे भी होता है कि जैसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और कब तक वो मेच्योरिटी तक आया, मार्केट स्टेब्लिश होने का जो समय लगता है। इसलिए कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन बनाना क्या चाह रहा था, सोचने का विषय है। क्योंकि अब हमें कैसे पता होगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आने में एप्सिलॉन को टाइम लगता है। तो ये बोलना चाह रहा है डबराल के हिसाब से कि कितना कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो थोड़ा लंबा यूज हो सकता है। और डबराल भाई अब क्या बोले बताओ उस पर, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि जो सोचने में अलग अलग विचार आ जाए। आपका वाला सही है। एक डबराल जी, इसका क्या होना था, प्रोबेबल एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जीरो पॉइंट सिक्स इसका फाइव कुछ ये वाला आंसर बता रहे हैं डबराल जी, 0.67, फोर फाइव सॉरी सॉरी सॉरी, 6745 वन माइनस आर स्क्वायर। आपने कितने इंटू 1 कितने बार आपको बताया आर ये? स्क्वायर। क्यों है ये एरर वाले में? इसका है एक्सटेंडेड एरर है इसका। क्यों? ऐसा ये बोल। फॉर्मूला है इसका, इतना ही वैल्यू होता है उसमें। नेट पे सर्च करेंगे ये आएगा बच्चे। हाँ तो डबराल भाई, 62। इसके बाद लिखा है इनमें से कौन सा टूल, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टूल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। तो क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एक बात बता देता हूं मैं आपको, एनालिसिस के अंदर ना तीनों चीजें आती हैं, कंपैरेटिव भी आता है, कॉमन साइज भी आता है, रेशो एनालिसिस भी आता है। रेशो में तो लिखा है एनालिसिस है, और कंपैरेटिव कॉमन साइज भी एनालिसिस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइजेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? समराइजेशन, यानी समराइजेशन के बाद एनालिसिस का स्टेप स्टार्ट होता है। पहला रिकॉर्डिंग होता है, फिर क्लासिफाइंग होता है, फिर समराइजिंग होता है, और चौथा आपका एनालाइजिंग होता है। समराइजिंग में आ जाती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एनालाइजिंग में आ ही नहीं सकती। एनालिसिस तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हैं, तो जब हम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तब हम एनालिसिस करेंगे। तो इसका आंसर ये था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट नहीं है, समराइजेशन का पार्ट है। ये ठीक था को समझिए। हाँ जी, सही था। अरे वाह वंदना जी, यस सर। वो बाप रे बाप, झूठ बोल रहे हैं कि वीडियो में। कल नहीं बोल रहे सर, सही है। कल बोल रहे थे हमारा पेपर खराब हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, जिसमें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के आगे होना था इनडिफरेंस कर्व। क्या होना था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के आगे? इनडिफरेंस कर्व, यानी ए पार्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था तो 3 में लिखा होता है इनडिफरेंस कर्व। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बी था। रिटर्न टू स्केल कब होता है? लॉन्ग रन में। तो यहाँ पे क्या आना था, लॉन्ग रन। ये होना था इसका पहला। समझा? रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन का नाम है, और रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन का नाम है। और इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। ये सही था। हाँ। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट। शॉर्ट रन।
इसी का दूसरा नाम रिटर्न्स टू फैक्टर भी लिख सकता था, हाँ है ना। और ये शॉर्ट रन आपका फोर्थ था, ठीक है ना। और चौथा क्या था, मोनोपली। मोनोपली में क्या होता है, फॉर्म ऑफ मार्केट है। तो ये दूसरा था, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। जैसे रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल वर्ड क्लियर है, उसके लिए ठीक था। और इसका आंसर यही था, ए का 3, बी का 1, सी का 4, बी का। डी का 2, डी का 2। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। उसके बाद, अगर 20% किसी कंपनी की परफॉर्मेंस गिर रही है, तो सबसे पहले कौन सा एड्रेस इशू करना पड़ेगा आपको। तो इनका आंसर था कंट्रोलिंग, है ना। वैसे तो ऐसा होता है ना, कभी भी आपकी कोई डाउनफॉल आता है तो आपकी प्लानिंग ही गलत है। तो कायदे से तो अगर ऐसे बोल दें कि सबसे पहले कहाँ ध्यान जाएगा, तो प्लानिंग ही गलत हो गई। नहीं समझे आप। तो कई बच्चे होंगे जिन्होंने प्लानिंग करा होगा, बट क्योंकि परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है, तो हमारे कंट्रोल मेजर्स खराब थे। प्लानिंग हो सकता है ठीक हुई हो, कंट्रोलिंग में कमी रही। तो मेनली देखा जाए तो कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस के लिए कंट्रोलिंग को पहले हम प्रेफर करेंगे। हाँ, ये कोई बोल सकता है कि हमने तो प्लानिंग ही गलत करी थी तो ऐसा हुआ। और ऐसा हो सकता है प्लानिंग सही हो, कंट्रोलिंग में गलती आई, कंट्रोलिंग के टाइम हुआ है। तो इसका आंसर क्या था, 71 का सेट ए के हिसाब से डी है। मतलब कंट्रोलिंग जहां भी है ना, जो भी आपका आंसर है कंट्रोलिंग होगा। फिर इसने बोला कि इनमें से कौन से मेजर हम लेते हैं डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। एडम नहीं है वाला। क्या बोला मैंने। जरा ये करता अपने कहाँ। इससे पहले वाला। हाँ जो सर ने बोला वो सही है आपको। कंट्रोलिंग का। हाँ मैं लेकिन स्लाइड एक पे क्या है हम करें चलो इसमें कुछ तो बात है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर आपको डिफ्लेशन है मार्केट में, क्या है। एक मिनट हाँ। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे मार्केट में डिफ्लेशन है, मार्केट में डिफ्लेशन का मतलब है मंदी। मतलब मार्केट में पैसा कम हो रहा है, मार्केट में पैसा कम हो रहा है। तो इसमें वो पूछ रहा है कि आपसे, आप कौन सा वाला मेजर लेंगे। तो भैया सीधी सीधी बात है, मार्केट में पैसा बढ़ाना है। अगर आप टैक्स बढ़ाओगे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अगर आप पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार गिराएगी तो पैसा और कम हो जाएगा। अगर हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो लोग लोन लोन नहीं लेंगे, तो फिर पैसा कम हो जाएगा। तो सीधे सीधे एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट है, यानी आपको उधार बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट क्या करना पड़ेगा, उधार बढ़ाना पड़ेगा। इसका आंसर ये था, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। अबराज जी आपका क्या था पेपर में। ये तो नहीं हुई है। आंसर की तो लिया था अपनी, तो हाँ अभी तो जबरदस्ती लिख रहा है और अभी सही बता देगा, तो तुझे नहीं कैसे पता चलेगा। नहीं मुझे पता नहीं है मैं ऐसे वाले काम नहीं अगला लिखा हुआ है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है। तो इसका है डायरेक्टर जनरल सीएसओ। करते। सही ये मेरे गलत है वो गलत है। डायरेक्टर जनरल सीएसओ। उसके क्या लिखा है कि इनमें से कौन सा अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बिल्स पेबल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, 74। कैपिटल का भी होता है, और रिजर्व का भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, क्रेडिट बैलेंस में सब होना था, ऑल ऑफ द अबव। आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है, आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है। उसके बाद लिखा था कि 25-26 की बजट की थीम क्या थी, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। उसके बाद सबका विकास आंसर हो गया।
स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट को हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो इसका क्या था? ए। उसके बाद है कि इनमें से कौन सी, हाँ ये ठीक है। वो कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। क्या बनाना है? तो कहाँ से बनाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? पीएनएल से। कहाँ से बनाओगे? पीएनएल से बनाओगे। और पीएनएल में डेबिट इफेक्ट आएगा। पीएनएल में क्या आएगा? डेबिट इफेक्ट। एंट्री होती है पीएनएल टू प्रोविजन। क्या होती है एंट्री? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो पीएनएल डेबिट हो। तो यहाँ पे आंसर था डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। क्या था? उसका लिखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ परसेंटेज एक्सप्रेशन ओवर मीन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इसका लिखा है कि इनमें से कौन सा मनी मार्केट का फंक्शन है। तो मनी मार्केट अगर आप पढ़ा हो आपने तो शॉर्ट टर्म फंड्स के होते, शॉर्ट टर्म होना था सी, शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड लेंडिंग। अब आता है कि इसमें से इंडिफरेंस कर्व का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है? ऐसे बनता है, है ना? इंडिफरेंस कर्व आपका ऐसे बनता है। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड टू राइट होता है। डाउनवर्ड टू राइट इसलिए होता है क्योंकि एक कमोडिटी को आपको घटाना पड़ता है एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए। और ये इंटरसेक्ट कभी करते नहीं दो इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि अगर किसी की सेटिस्फेक्शन अलग है तो वो कभी दूसरे की सेटिस्फेक्शन से मैच नहीं होगी, यानी कभी वो अलग ही ना होती, वरना सेम ही इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है क्योंकि। तो इंटरसेक्ट तो होने का चांस ही नहीं है। और हायर इंडिफरेंस कर्व में हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मैंने आपको पहले ही बना के दिखा दिया था, ये रहा। ये कैसा है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कैसा है? कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि इसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो किस रेट पे होता है? डिमिनिशिंग रेट पे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस रेट पे होता है? डिमिनिशिंग रेट पे। अरे हाँ, है ना? यानी हम बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहे होते, कम रेट पे करते हैं, क्योंकि फिर हमारा फिर सेटिस्फेक्शन कम नहीं हो जाएगा ज्यादा सेक्रीफाइस करने पे किसी प्रोडक्ट से। तो इसका आंसर है कि कॉनकेव नहीं होता। क्या होता है? कॉन्वेक्स। इंडिफरेंस का तो इसका बी है, मतलब कॉनकेव वाला गलत है। ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? तो नॉर्मलाइजेशन है शायद इसका। अब ये तो मेरा भी स्ट्रांग नहीं है कोई सब्जेक्ट, तो मैं कैसे बताऊं। अगला है, यस सर, नॉर्मलाइजेशन। अगला लिखा हुआ है कि जैसे सीजनल वर्किंग कैपिटल आप एडिशनल इंट्रोड्यूस करते हो। सीजनल वर्किंग कैपिटल क्या होती है? मतलब आप एडिशन कर रहे हो सीजन के टाइम, तो ये वेरिएबल है क्योंकि ये डिपेंड करता है कितना ऐड करना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितना ही लगाएंगे। हाँ डबराल जी, सीजन के टाइम पे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल है। तो इसका आंसर होना था 83 का ए। मतलब ए ऑप्शन है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल का, जहां भी आपके पास जो भी सेट हो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल आंसर था। उसके बाद है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दो तरह की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऐसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या नहीं होता। तो मेरे हिसाब से इंटर्नशिप तो कराई जाती है ना। अरे हाँ, है ना? जॉब रोटेशन ऑन द जॉब होती है, अप्रेंटिसशिप भी होती है, रोल प्लेइंग मेथड नहीं है शायद इसमें, रोल प्लेइंग मेथड है। रोल प्लेइंग क्या हुआ? जैसे डबराल को कोई रोल दे दिया कि ये वाला स्टाफ तू है, फिर तू है, फिर तेरे को चेंज कर दिया, ऐसा रोल प्लेइंग वाला। इंडिया ने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड सॉरी विद इफ्टा विच इज अ रीजनल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 4 कंट्रीज। इनमें से कौन सी कंट्री ग्रुप मतलब मेंबर नहीं? इंग्लैंड नहीं। ऐसा डबराल जी ने बोला। डबराल जी ने नेट पे सर्च करा, बोला इंग्लैंड नहीं है। उसका लिखा हुआ है कि इनमें से कौन 5 पिलर्स है कंप्यूटर सिस्टम के। तो ये बहुत बार पास्ट अटेम्प्ट में भी आपने देखा होगा। इसका ऑप्शन में क्या है डबराल जी? इसका पहला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। तो मतलब बेटर क्या है? यही होता है, प्रोसीजर डेटा पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यही है ना? इसका ए पार्ट है ना, प्रोसीजर डेटा पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हाँ ये है। और तो नहीं है? नहीं। उसके बाद इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्होंने रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बजट पेश करने का इनके पास है। तो कई लोगों ने आंसर दिया हुआ है मोरारजी देसाई, और कई बोल रहे हैं निर्मला सीतारमण। डबराल भाई आपका क्या कहना है? निर्मला सीतारमण श्योर हो आप लोग? कंसेक्यूटिव वाला तो उसमें क्या रहता है? हाँ जी भैया। हाँ, मोस्ट नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव बजट तो पेश करे हैं इन्होंने। इनमें से कौन मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है? तो मनी सप्लाई चार होती है, M1 M2 M3 M4। उसको मॉडिफाइड नेम से भी जाना जाता है, NM1 NM2 NM3 NM4। लिक्विडिटी के हिसाब से स्टेजेस है ना? जैसे जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो M1 में, जैसे आपके पास जो पैसा पड़ा है, करेंसी,
हेल्ड विद द पब्लिक, ये M1 में आता है, ऐसे कुछ आपने सुना होगा। फिर जैसे जैसे लिक्विडिटी कम होती है तो M2 M3 M4 स्टार्ट होता है। आपने सुना होगा कि इसमें ऐसे भी आ सकता था कि ब्रॉड मनी कौन है, नैरो मनी कौन है। नैरो मनी आता तो M1, ब्रॉड मनी आता तो, हाँ जी, M3। M3। तो इसका M8 तो कोई है ही नहीं ना, तो M8 कहाँ से दिया इसको। और डबराल ने M8 ही लिखा हुआ। डबराल ने सोचा वो पूछ रहा है कि नहीं, सॉरी, डबराल ने M8 कराया, ठीक है। अब 89, तो मतलब सेट ए के हिसाब से वैसे क्या क्वेश्चन है देखिए। कहता है कि जीएसटी नेटवर्क, ये क्वेश्चन अगेन ऐसा क्वेश्चन था जो गलत गलत कर दिया बच्चों को, क्योंकि बच्चों को एक गलत फहमी हो गई इसमें। और भाई साहब पता है क्या, जीएसटी तो कोर्स में था ही नहीं। सिर्फ जीएसटी का क्या था, इंट्रोडक्शन था, वो भी वैसा था बिल्कुल हल्का फुल्का, और एंट्रीज के लिए अकाउंट्स में लिखा था शायद, या अलग से भी था कहीं, या अकाउंट्स के हेडिंग में। अकाउंट्स के हेडिंग में ये कैसे पूछ रहे हैं वो, सर बड़ा बस इंट्रोडक्शन नहीं था और कुछ नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब जैसे इन्होंने इंपोर्ट पे पूछा, अब वैसे इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगता है, वैसे तो कस्टम भी लगती है, लेकिन जीएसटी से रिलेटेड सिर्फ आईजीएसटी लगता है उसमें, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता। कस्टम के साथ क्या लगता है, आईजीएसटी। लेकिन इन्होंने ये सवाल भी वैसा पूछ लिया, थोड़ा टिपिकल, क्योंकि इंपोर्ट पे पूछ लिया सीधे। अब बच्चा तो जब जीएसटी का बेसिक करेगा या अकाउंट्स करेगा तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी को कैसे पढ़ेगा विद इन इंडिया। अब आप सीधे आप बाहर से मंगा रहे हो सामान, बाप रे, सोच देखो ना बंदे की। और डबराल कह रहा पेपर इजी था, पेपर तो मीडियम से ज्यादा है। अरे रुक तो जा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन तो ले भैया। उसके बाद जीएसटी का एक और महान क्वेश्चन जो सीए के बच्चों को पूछा जाता है, कि जीएसटी नेटवर्क जो है जीएसटीएन, अगर तू कभी जीएसटीएन के बारे में पढ़ेगा ना, तो जैसे तू 24/7 टैक्स जमा करा पा रहा है, अपनी कोई भी क्वेरी रेस कर पा रहा है, तो ये जीएसटीएन काम करके देता है। और तेरे को मजे की बात बताऊं, जीएसटीएन एक एनजीओ की तरह चलता है और कंपनी में रजिस्टर्ड है, सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट। नहीं समझा। अच्छा, मैं जीएसटी पढ़ाता हूँ, मैं पिछली कभी मेरे जो बैच में वीडियोस रही होंगी, उसमें जीएसटीएन जब भी बोलता हूँ तो बोलता हूँ इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी। मैंने उन्होंने कहा रजिस्टर करा रखे कंपनीज एक्ट में। तो जीएसटीएन आपको पूरी सुविधा भी देता है टैक्स जमा कराने की, रिटर्न फाइलिंग की, साथ ही साथ सेक्शन 8 कंपनी भी है। तो इसको वजूद कहां से मिला है, कंपनीज एक्ट से। और ये आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं हर चीज। तो इसकी तो दोनों स्टेटमेंट सही थी। डबराल भाई का ही सही कैसे हो, क्योंकि उन्होंने ठान रखा था बोथ वाले सारे वो बोथ है, तो ये बोथ है। विधि का सही है, शायद स्माइल कर रही है। अबे यार, ये किसी का सही है, सृष्टि जी। सर मैंने तो 1 लगा दिया था, ओनली 1। टू ओनली मुझे वन। लगा कि जीएसटी तो अपने ऐप से आया है। आप भी तो ओनली वन एंड ओनली हैं पढ़ाई में। अब 90, 90 की बात करते हैं। 90 इसमें है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, करंट रेशो। अब डबराल भाई वैसे ही पैनिक कर रहे थे पेपर में, ऊपर से इन भाई साहब ने ऐसे बना दिया 2:5:1, ये रेशो दे रहे हैं। ऐसा लग रहा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, 3 पार्टनर है, उनकी रेशो है 2:5:1। लेकिन डबराल भाई ने जब मुझे पेपर दिखाया था तो मैंने कहा था डबराल जी, इससे ये रेशो गलत टाइप हो गया, तो इसे ऑब्जेक्शन में डाल दो। अब आदमी तो कई ऐसे करेंगे ना, 2:5:1 को अलग अलग, कई तो 2/5 कर देंगे उससे पहले, अब पता नहीं क्या क्या ही कर देंगे, पैनिक कर जाएंगे। तो देखो इसका सीधा बताऊं, ये टू पॉइंट फाइव सर इज टू 2.5 लेना था इसका तो, करंट कैसे। मैडम मैडम मैडम, वो तो आप इतने इंटेलिजेंट हो देखो, तो आपने लेना था 2.5, लेकिन उससे तो वहां पे पॉइंट प्रेस ही नहीं हुआ, मतलब पॉइंट टाइप ही नहीं हुआ, उसने तो 2:5:1 कर दिया। और एक मैं कहीं पर बात सुन रहा था, कोई बच्चे का मुझे फोन आया, कह रहे हमें हमारे सर बता रहे हैं कि ये वो 2:1 लिखना चाह रहा था। मजाक नहीं है, सीरियस बता रहा हूं। तो वो 2:1 से करवा दिया उन्होंने। अब ये भी हो सकता है ना, अब देखो ना कहां तक सोच जा रही है। वो कह रहे हैं बेटा वो 2:1 लिखना चाह रहा था, करंट रेशो 2:1 होती है, तो करंट रेशो 2:1 तक होती है, तो वही लिखना चाह रहा था। अरे भैया वो होती कितने तक है, वो तो एडिक्वेट होती है, कितनी होनी चाहिए, तो वो थोड़ी वो 2:1 ही लिखना चाहता है। डबराल यार, तू कैसी बातें कर रहा है। ये डिलीट हो गए। अरे रुक जाना, तो 2.5:1 है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी थी डब्बू, 60,000, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हाँ है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डबराल जी कि करंट एसेट इक्वल टू 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी, हाँ है ना। करंट एसेट इक्वल टू 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी, हाँ है ना।
अरे बोलना डबराल। तो करंट एसेट को ऐसे याद कर ले, तो 60,000 प्लस करंट लाइबिलिटी, 60,000 प्लस करंट लाइबिलिटी। वंदना जी को मैं बाहर कर रहा हूँ मैं क्लास से, 1 मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, हाँ है ना? अरे बोलिए। तो करंट रेशियो कितनी है? 2.5:1 अपॉन 1, इक्वल टू करंट एसेट को मैंने क्या बोल दिया? 60,000 माइनस या प्लस? बाप रे बाप, ये देख रहा पूरा ही भूल गए। 60,000 वर्किंग कैपिटल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी था ना? तो करंट एसेट क्या होगा? 60,000 प्लस करंट लाइबिलिटी। डबराल मत कर, बेइज्जती मत करा। अरे 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 अरे, बोल डबराल। टाइप क्यों नहीं हो रहा है? हैंग हो गई क्या स्क्रीन? अरे यार गलत बटन प्रेस करो साला। 60,000 प्लस करंट लाइबिलिटी अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी को इधर लेके जा। कितना होगा? और इसको इधर इंटू 1 कर दिया इधर से, तो क्या बन गया फॉर्मूला? 2.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 60,000 प्लस करंट लाइबिलिटी, हाँ है ना डबराल जी? और ये करंट लाइबिलिटी इक्वल टू, तो ये जो प्लस करंट लाइबिलिटी है माइनस में चला जाएगा। आप लोग अगर इसे ध्यान से देखें तो ये बन रहा है 1.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 60,000। क्या बोला मैंने? 1.5 करंट लाइबिलिटी। और वंदना जी आपको याद है जब हम इसकी प्रैक्टिस करते थे, रेशियो एनालिसिस की, तो मैं ऐसे क्वेश्चन देता था आपको कि वर्किंग कैपिटल गिवन कर देता था और फिर करंट रेशियो भी दे देता था, एक टफ क्वेश्चन बना देते थे हम छोटा सा। यस सर। तो वंदना जी ने ठीक करा नहीं? यस सर। वंदना जी ने आज सारे हाँ बोले हैं, मुझे लग रहा है इनके 80 तो नहीं हो गए आज ही। जबकि आपने जो मैंने ठीक किया है वही पूछा, एक जो आपने पूछा वो मेरा गलत था। अच्छा, इस बीच जब तक मैंने आपसे नहीं पूछा वो सारे गलत हो रहे थे आप। 40,000। वंदना जी कह रही बार बार मुझसे ही पूछ लो, आप डिस्कस करते हैं, मेरे सारे ही सही ना हो जाए। तो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 40,000। वाह, रबराल ने गलत कर दिया ना, दुख हुआ मुझे तेरे लिए। एक तूने कैश वाला वो कर दिया सीआईटी वाला, और एक ने कर दिया ये सब, और पेड अप कॉल्ड वाला कर दिया। तू पास हो जाता, पता है कट ऑफ कितनी जाएगी पता है तुझे इसमें? 65। लेकिन उसके बाद तो भीड़ हो जाएगी भयंकर वाली, उसका टाइपिंग 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 टाइपिंग। ऐसा हो सकता है 65 जाए? वो डिपेंड करता है वहाँ कैसे बच्चे गए हैं। वहाँ ऐसे भी गए होंगे मतलब जो 70 लाए। अब वो 78 वाला गया वहाँ की नहीं? 78 वाला गया तो कितने गए? ऐसा तो नहीं कि 78 के बाद सीधे 62 है। ऐसा तो नहीं कि 72 के बाद सीधे 70 है। तो उम्मीद ये है कि वैसे, देखो मैं तो लास्ट टाइम का बता रहा हूँ, लास्ट टाइम क्योंकि वैसे तो सीट ज्यादा थी। कट ऑफ कितनी गई थी उसमें? है 55। 55। इस बार पे पेपर ना पिछले बार से हार्ड है, क्योंकि बहुत बहुत और ये पता नहीं क्या क्या लिख दिया उन्होंने, कुछ क्वेश्चन गलत बना दिए। और ये जैसे ये क्वेश्चन भी था, इतना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगा थोड़ा करने में। और असिस्टेंट अकाउंटेंट में बच्चा मोस्टली एवरेज स्टूडेंट और उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शनली थोड़ा कम लोग आए होंगे कि बिल्कुल ही 90 लेके आ जाए, सर 80 लेके। सीए फाइनल, जो सीए फाइनल में है वो बहुत सारे बच्चे थे। आप तो पता नहीं सीए वालों के पीछे क्यों पड़े रहते हो, लेकिन सीए फाइनल के सच्ची बहुत में सारे सर। बच्चे गए होंगे ना अगर। मेरे मेरे जो मेरे से पीछे वाली लड़की सीए फाइनल में थी, और उसकी भी एक और फ्रेंड उसी रूम में थी, वो भी तो फिर इस फाइनल बार में ही थी। सीए फाइनल वाले निकल रहे हैं मतलब सारे? ना ना, वो नहीं निकलते। अब पता नहीं, अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे स्टूडेंट है या 2.5:1 ही होना था, और जीएसटी नेटवर्क, शायद वो फाइनल वाला बच्चा थोड़ा सा, उसको अलग तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी। सीए की पढ़ाई थोड़ा अलग हो गई, कुछ क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा अलग हो गए। उसको अपनी बिजनेस स्टडीज स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जो कि सीए में बिजनेस स्टडीज नहीं होती। और अगला क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज का आ गया, ये रहा कि अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके आगे क्या होगा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आगे क्या होना था? ट्रांसपोर्टेशन। क्या होना था? और प्रमोशन के आगे क्या होना था? पर्सनल सेलिंग। और प्राइसिंग के आगे क्या होना था? प्राइसिंग के आगे